नहीं है। आगे चलते हैं और टेक्निकल्स की बात करते हैं। राजेश और समित चौहान जुड़ गए हैं। जेंटलमैन गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ये बताइए लेवल्स टू वॉच, क्या 15800 आज टिक पाएगा यार, या आपको लगता है कि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कुछ रिबाउंड ले सकते हैं? राजेश आपसे शुरुआत करता हूं मैं। गुड आफ्टरनून अजय जी। तो 5800 फ्यूचर्स में ऑलरेडी टूट चुका है, क्योंकि देखें तो फ्यूचर डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। स्पॉट पे जरूर 15800 के आसपास हमें लगता है, क्योंकि पुट राइटर्स यहाँ पे अभी भी पोजीशन इंटैक्ट है। थोड़ा हमें लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर आज डैमेज हुआ है, वापस से हम 15900 के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाए, तो यहाँ से होप अपमूव की थोड़ी सी कम है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से सप्लाई अक्रॉस द बोर्ड और देखें तो मार्केट ब्रेक भी काफी नेगेटिव है। लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो लगता है कि ये लेवल भी जल्द टूट सकता है और नीचे में हम वापस से प्रीवियस लो जो कि थे 15750 के आसपास तक, वहां तक भी टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। हालांकि अभी एक्सपायरी है, तो लास्ट के आधे एक घंटे में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 15800 अगर टूटता है तो हमें एक इंटेंस सेलिंग भी देखने को मिल सकती है मार्केट में, तो काफी कॉशियस होकर यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशन लेना चाहिए। और जिस तरीके से इंडेक्स का अब स्ट्रक्चर वापस से वीक होते हुए दिख रहा है, जो हमने रिकवरी देखी थी, पूरा रिकवरी को कहीं ना कहीं वाइप आउट करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से जो डाउन मूव था वो वापस भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू है मार्केट पे। 15750 ये लेवल को हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर ये लेवल वॉयलेट होते हैं तो हमें लगता है कि फिर निफ्टी 15500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। इंडेक्स पर ये नजरिया और बाजार देखिए, गिरावट हावी होती हुई 431 अंकों की कमजोरी के साथ बाजार ओवर कह सकते दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड करता हुआ निफ्टी में 15794 के लेवल। समीत चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीत गुड आफ्टरनून, बताएं आज लेवल्स टू वॉच आउट आपके हिसाब से कौन से हैं? वीकली एक्सपायरी बस कुछ घंटों में कटने वाली है, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए लास्ट 2 दिनों में जो हमने प्राइस एक्शन देखी थी उसके चलते बुल्स का कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन आया था, और पुट राइटर्स 16,100 पे काफी ज्यादा एक कन्विक्शन के साथ खड़े थे। बट आज जैसे हमने 16,000 के नीचे एक ओपनिंग देखी है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे आ गए, एक काफी ज्यादा उनमें रिस्क एक्सपोज हुई, और उसी के चलते हमने इमीडिएटली तो उसमें एक कवरिंग देखी, और कवरिंग के चलते जो इनिशियल 100 पॉइंट का हमने करेक्शन देखा है वो क्लियरली वो पुट राइटर्स जब कवर करने आए थे पोजीशन, उसके वजह से था। ओवरऑल ग्लोबल रिलीफ अभी भी नहीं आ रहा, जब तक आपको ग्लोबल रिलीफ नहीं आएगा तब तक मार्केट कहाँ पे जाके सेटल होगा वो बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे वन स्टेप एट टाइम यही हमारी स्ट्रेटेजी। अगर आप डायरेक्शनली बात करें तो आज के लिए अगर हम बात करें तो 15800 पे अभी भी काफी ज्यादा पुट राइटर्स का यहाँ पे हम पाइलअप देख रहे हैं, तो आज के लिए तो प्रॉब्ली ये होल्ड कर सकता है। हम 15850 15900 ये रेंज में प्रॉब्ली और थोड़ा टाइम दे सकते हैं। मैं स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ, फ्यूचर डिस्काउंट में है। तो हमें लगता है कि यहाँ से अभी आज के लिए ज्यादा करेक्शन आना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर 15800 के नीचे आया भी 20-30 पॉइंट तो वहां से थोड़ा एक पुल बैक हो सकता है। बट ओवरऑल आपको अभी भी देखना है 15600 15650 का लेवल्स 2-3 दिनों में होल्ड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि ये काफी क्रूशल सपोर्ट है। और लगभग लास्ट 2 साल में हमने जो वीकली चार्ट पे 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो ब्रीच होते हुए नहीं देखा है। तो हमें अभी भी हम होपफुल है कि 15600 का लेवल होपफुली होल्ड हो जाए, और ग्लोबली अगर कोई भी रिलीफ आता है तो वहां से वापस आपको एक ट्यूसडे की तरह रिलीफ मिल जाए। यानी आपने 2-3 चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट बोली। आपने बोला 15800 एक सपोर्ट है क्योंकि वहां पर पुट राइटिंग बड़ी है, ये सपोर्ट बचना चाहिए, और अगर यहां से ये सपोर्ट बचता है तो ऊपर एक बाउंस बैक एंटिसिपेट करना चाहिए। ये बाउंस कहां तक का हो सकता है? लेट्स होप ये बच जाता है, तो व्हाट बाउंस कैन वी एक्सपेक्ट? आज के लिए अगर बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 15900 950 उसके बियॉन्ड आना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 15900 16,000 पे काफी ज्यादा आज कॉल राइटर्स खड़े हैं, और जो क्वांटम है उसके चलते हाई लेवल पे आपको वापस थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी मिल सके। तो आज के लिए 15800 ऑन द लोअर साइड और 15900 950 ऑन द हायर साइड, ये फिलहाल के लिए नेक्स्ट 1 घंटे के लिए रेंज होनी चाहिए। चलिए, ये रेंज आपको मिली है अगले 1 घंटे के लिए, और 15807 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए आप स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी एक्सपर्ट्स के जान लेते हैं। राजेश जी, आज कौन से स्टॉक सुझा रहे हैं आप? मानसी जी, देखिए शॉर्ट साइड आइडेंटिफाई के पहला मेटल स्पेस में हमें JSW स्टील का स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक लग रहा है। हालांकि सारे मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा बड़ा
करेक्शन वापस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। JSW स्टील में देखें जिस तरीके से ये लास्ट सेशन में जो एक करेक्शन स्टार्ट हुआ था वापस से यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है। तो JSW स्टील फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। लोअर साइड में 570 तक की डाउन साइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। 610 के स्टॉप लॉस से JSW स्टील फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे वो रहेगा OFSS का फ्यूचर। ये स्टॉक में भी देखें तो काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले वीक में देखा था और इस वीक में फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को भी अब यहाँ पे वीकली बेसिस पे यहाँ पे तोड़ते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं यहाँ पे हमें लगता है कि और भी सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। काफी बड़ा ब्रेकडाउन वीकली मंथली चार्ट पे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो OFSS के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोअर साइड में करीब 3000 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 3145 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। इसमें एक्चुअली बहुत एक्टिव शॉर्टिंग इसलिए भी हो रही है मेटल्स पे, क्योंकि ग्लोबली मेटल प्राइसेस बहुत शार्पली नीचे आए हैं। इनफैक्ट ऑयल और फूड को छोड़ के हर ग्लोबल मेटल प्राइस देखिए, लेड जो है वो 13 महीने के लो पे आ गया, 13 मंथ लो। कॉपर 8 मंथ लो पे है। एल्यूमिनियम 5 महीने के लो इस लेवल पे है। जिंक 5 महीने के लो इस लेवल पे है। काश मैं आपके लिए चार्ट्स भी ले आता, ये काफी बड़े बड़े फॉल हैं और इसकी वजह से ये देखिए निकेल 2.5 महीने के लो, आयरन ओर 4 महीने के लो, स्टील कम गिरा है। लेकिन इसीलिए वेदांता और हिंडाल्को हम सुबह से देख रहे हैं उसमें फ्रेश शॉर्ट्स फाइल अप हो रहे थे। करेक्ट। निकल तो सोल प्रोड्यूसर वेदांता है उसका। Exactly. एक व्यू ये भी बनता है क्या अजय ऐसे केस में कि बाजार अब शायद उस तरफ भी नजर रखेगा जहां पर पीई रेशियो सस्ती है लेकिन डिविडेंड यील्ड हाई है, ये भी एक क्या केस बनता है? देखिए जब इस तरह की मंदी आती है प्रियंका जी, बाजार बिल्कुल नहीं देखता। हाँ शायद एक समय आएगा, जैसे भी संदीप बोले थे ना कि डूम्स डे टाइप का सिनेरियो नहीं आया, जब कैश ऑन बुक्स कंपेयर टू मार्केट कैप। मैंने ये बहुत एनालिसिस पुराने मंदी के दौर पे भी किया था। कई बार इतनी कंपनी गिर जाती हैं फॉल के बाद, आधी हो जाती हैं कि ऑलमोस्ट वन टाइम कैश पे आ जाती हैं, बट वो दूर है अभी। अभी आप देख नहीं सकते, अभी तो 850 का जो अर्निंग्स पर शेयर है वही स्केल बैक नहीं हुआ। तो बाजार वन साइड इसलिए गिर रहा है क्योंकि मल्टीपल्स को कंप्रेस किया जा रहा है। लेकिन अजय सिचुएशन इतनी इंटेंस होती हुई दिख रही है और यहाँ पर जो स्पेसेस थे जहाँ पर बाजार और एक्सपर्ट्स का नजरिया था, जैसे कमोडिटीज पर, वो नजरिया बिल्कुल रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। सीमेंट पर अब लोग कह रहे हैं कि इससे भी दूर रहे आप, और सीमेंट जिस तरह से हम देख रहे थे प्राइस हाइक के ट्रेंड्स थे, क्या आपको लगता है यहाँ से सीमेंट? देखिए सीमेंट एक्चुअली कमोडिटी है। मुझे कौन बोल रहा था, ये एक सज्जन आए थे अभी हमारे 2 बजे, सीमेंट कमोडिटी है। इंडिया के अलावा कहीं भी वर्ल्ड में सीमेंट स्टॉक्स इस वैल्यूएशन पे नहीं ट्रेड होते हैं। आपको पता है ये बात? होलसेम ग्लोबली और दूसरे सीमेंट स्टॉक्स, इंडिया के जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उससे आधे वैल्यूएशन में ट्रेड होते हैं। बिकॉज किसी ने बताया कि यहाँ पे देखिए ग्रासिम आज भी हरे निशान में 1000 पॉइंट सेंसेक्स, क्योंकि यहाँ की अर्निंग्स क्वालिटी यहाँ के सीमेंट स्टॉक्स की बहुत है, इसलिए वैल्यूएशन प्रीमियम है। सॉलिड रिजल्ट्स फ्रॉम जेके लक्ष्मी देखिए। इनफैक्ट मैं ये पूछूंगा, ये मैं बात करना चाहूंगा, सुमित से पूछूंगा। सुमित, जेके लक्ष्मी का रिजल्ट इतना अच्छा है कि ऐसे बाजार में भी 8-10% का वॉल्यूम के साथ तपू आ रहा है। इवन ग्रासिम को देख के बताइए हमारे लिए। समित, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आप रिपीट कर सकते हो? हाँ समित, ये सीमेंट की बात कर रहे थे और जेके लक्ष्मी सीमेंट ऐसे बाजार में भी 10% ऊपर, ग्रासिम भी ग्रीन में जा रहा है। ये चार्ट्स पे देख के बताइए इनमें ऐसा क्या हो रहा है? देखिए अजय, जेके लक्ष्मी की बात करें तो स्टॉक ने काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया था, बट हमारा अभी भी ओवरऑल मानना है मार्केट में भले स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं है, सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, आपको ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे शॉर्ट्स भी नहीं करने चाहिए। दोनों साइड पे आप यहाँ पे सरप्राइज हो सकते हो। जैसे हमने परसों एक अच्छा उछाल देखा, आज वापस उनको ट्रैप करते हुए देखा। यू नेवर नो, वापस 1-2 दिनों के बाद ऐसे ही कुछ सरप्राइज ऊपर की तरफ आ जाए। तो ज्यादा एग्रेसिव शॉट्स ओवरनाइट तो एटलीस्ट कैरी नहीं करनी चाहिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो आज जो वॉल्यूम हुआ है, आई गेस ये कोई ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा अनयूजुअल वॉल्यूम है इसमें। थोड़ी स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है, बट फिर भी फॉलोअप एक बाइंग के लिए आपको वेट करना है। 450-455 के ऊपर ये स्टॉक अगर ट्रेड होता है तो फिर वापस आपको ये स्टॉक में स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगी और फिर हायर लेवल इसमें देख सकते हैं। बट हम अभी भी जो लार्जेस्ट स्टॉक्स है उन पे फोकस करेंगे, उनमें रिवर्सल का वेट करेंगे। ग्रासिम एक अच्छे सपोर्ट पे है, अगर ये 1500 का लेवल ग्रासिम ब्रेक करता है
तो आप उसमें एक अच्छा बाउंस बैक टुवर्ड्स 1580 1600 देख सकते हैं। साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताएं। एक बाय एक सेल होगा, जैसे मैंने बताया कि एग्रेसिव सेल हम नहीं करेंगे। एक सेल साइड है जो आई गेस अभी डिस्कस हुआ है ओएफएसएस में डिसेंट ब्रेकडाउन हुआ इनफैक्ट। तो ये स्टॉक में हमें लगता है कि 2920 तक स्लाइड होने की पॉसिबिलिटी है। फिक्स स्टॉप लॉसेस का ट्रेड कीजिए, 3180 का स्टॉप लॉस होगा ओएफएसएस के लिए। जो बाय साइड पे रहेगा एफएमसीजी, एक लास्ट 2 दिनों से एक अच्छा डिफेंस रिपीट योर स्टॉक प्लीज। फर्स्ट वन वाज ओएफएसएस। ओएफएसएस हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे, स्टॉप लॉस 3180, टारगेट 2920। बाय साइड पे एचयूएल रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी में एक अच्छा हम डिफेंसिव प्ले देख रहे हैं, और ये स्टॉक अगर आप सुबह से भी देखें तो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एचयूएल हम बाय करने की सलाह देंगे 2200 के स्टॉप लॉस से 2350 का टारगेट। और ऑप्शन ट्रेडर्स ये ट्रेड कर सकते हैं 2280 का कॉल ऑप्शन जो 28 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो बाय करके एचयूएल में अगर ये मूव आती है तो वो यहाँ पे ये ऑप्शन का टारगेट लगभग 50 से लेके 52 का रहेगा। और राइट, ठीक है। सो इस वक्त आपको सेल की सलाह ज्यादा मिल रही है, लेकिन 15800 एक बड़ा सपोर्ट, वहां से थोड़ा बाउंस बैक, 100-150 पॉइंट्स का बाउंस बैक भी शायद एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। इस बीच चलिए अब पूजा से एक स्पेशल रिपोर्ट समझ लेते हैं। बाजार में इतने बड़े सेल ऑफ, ग्लोबली मेल्टडाउन देख रहे हैं आप, अच्छी खासी इन्वेस्टर्स की वेल्थ यहाँ डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन 2 ग्रुप हैं जिन्हें इस गिरते बाजार में भी फायदा हुआ है। एक है मुकेश अंबानी और दूसरा है अदानी पैक। क्या बड़े वजह हैं, क्या रैशनल्स हैं, ये पूजा हमारे को बताएंगी। पूजा बताएं। पूजा, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, युद्ध की आपदा के बीच एक अवसर मिला है और दोनों ही ग्रुप मालामाल हो चुके हैं। अगर इनकी बात करें इन ग्रुप्स की, तो युद्ध के बाद गौतम अदानी का जो कुल नेटवर्थ है वो 106 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। करीब 25 बिलियन डॉलर का इजाफा वहां पर हुआ है। मुकेश अंबानी की भी जो कुल नेटवर्थ है वो करीब 90 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। तो इस तरीके से यह आंकड़ा बता रहा है कि काफी ज्यादा फायदा हुआ है, और वो फायदा इस वजह से हुआ है क्योंकि अगर हम ग्लोबल कमोडिटी के दाम में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इजाफा वहां पर भी देखने को मिला है, जिससे कारोबार से जुड़ी ये दोनों ही कंपनियां हैं। कोयले की कीमतें $400 प्रति टन के रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर अभी भी कायम है, और इसके अलावा फॉसिल फ्यूल को लेकर भी निर्भरता बढ़ रही है। और इसी से जुड़ा देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों ही ग्रुप को फायदा भी हो रहा है। अदानी ग्रुप में अगर बात करेंगे तो उसके लिए आगे ग्रोथ के ट्रिगर भी काफी हैं। ऑस्ट्रेलिया में कार्माइकल माइन के विस्तार पर काम अभी भी जारी है, और ग्लोबल कोयला मांग इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो भारत में कोयला खदानों का एमडीओ ऑपरेटर यानी कि माइनिंग एंड डेवलपर ऑपरेटर है अदानी। इसके अलावा पोर्ट पर वॉल्यूम में भी मजबूती कायम ही देखने को मिल रही है। और चौथी तिमाही की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस के मुनाफे में करीब 30% का उछाल भी देखने को मिला था। अब आता है अंबानी ग्रुप की कंपनियों में, तो रिलायंस ने हमने देखा कि मार्च तिमाही में शानदार नंबर्स देखने को मिले थे। 60% जो आय आती है इनकी ऑयल रिफाइनरिंग और पेट्रोकेम से आती है, जिसमें कि हमने देखा कि एक इजाफा देखने को मिला, और मुश्किलों में फंसे क्रूड ऑयल कार्गो को सस्ते भाव पर भी खरीदा है इनकी कंपनी ने। इसके अलावा रिफाइनिंग फैसिलिटी के मेंटेनेंस को फिलहाल टाल दिया है। औसत जीआरएम रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं इन दोनों ही ग्रुप के लिए, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इस कमजोर ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी ये दोनों ग्रुप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और दोनों की जो नेटवर्थ है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए राजेश और समित से ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। राजेश, रिलायंस के ग्राफ को लेके आइए जरा अपने स्क्रीन पे। रेटर साहब आप भी लेके आइए। 2 साल का ग्राफ देखते हैं। 2 साल में रिलायंस का ग्राफ कहाँ गया है? देखिए ये आपके पास 52 वीक्स का आया है, और 2 साल में करीब 70% का रिटर्न। 2 साल में मार्केट ने 70% रिटर्न दिया है क्या? द आंसर इज नो। तो ये देखिए क्या जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखी है वॉर के बीच, कोविड के बीच, जितना भी ग्लोबल में टर्मोइल हो रहा है उसके बीच। जरा चार्ट से देख के बताइए समित कि 2500 रुपए के आसपास है ये। आज भी इंटरडे अगर देखें तो रिकवर हुआ। क्या लेवल्स टू वॉच आउट है?
देखिए इसमें अभी एक छोटी रेंज बन चुकी है 2550 और बैक साइड और लो साइड 23, तो ये 200 पॉइंट की इसकी रेंज है, वो देखना आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी स्ट्रेंथ आनी है वो 2550 के ऊपर आएगी और 2350 के नीचे उसमें एक वीकनेस ट्रिगर होगा, फर्दर वीकनेस। तो फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन दौर है, तो हमें लग रहा है कि फॉर अ टाइम बिंग ये रेंज में ये स्टॉक ऑसिलेट होते रहेगा और जो भी इसको आइदर साइड ब्रेकआउट आएगा फिर आपको उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव ये स्टॉक में दिख सकता है। तो ये नजरिया है और इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है जिस तरह से हमने इसके रिटर्न्स देखे हैं। 74% ऑफ रिटर्न्स, जितना बाजार ने भी नहीं दिए उतने पिछले एक साल में यहाँ पर रिटर्न्स आते हुए। लेकिन राजेश जी, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर आउट परफॉर्म लगातार करते हुए देखे हैं हमने, बाजार की सिचुएशन से विपरीत जाकर भी आउट परफॉर्मेंस देखी। अभी एक बड़ा मर्जर एंड एक्विजिशन भी कंपनी ने टेक ओवर किया है, क्या लगता है आपको, राय क्या होगी? तो बिल्कुल देखिए, अडानी भी एक मोमेंटम जो पिछले 1-2 महीने से हमने देखा वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट में भी ये ग्रुप के स्टॉक्स उतने ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए। हालांकि हाई से जरूर कुछ करेक्शन अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट में जरूर देखने को मिला, क्योंकि दोनों ही स्टॉक डेरिवेटिव साइड में है, तो जरूर कहीं कुछ शॉर्ट पोजीशंस के चलते वहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर जो स्टॉक्स अडानी ग्रुप के, अडानी पावर को देख लें, अडानी विल्मर, अडानी गैस, ये सारे स्टॉक्स में अभी भी कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। हमें लगता है कि जिस तरीके का ये पूरे ग्रुप के स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, अभी भी अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इतनी बड़ी गिरावट में काफ़ी कम स्टॉक्स अब जो बचे हैं, जो 200 दिन या 100 डे के मूविंग एवरेज को होल्ड करके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, उनमें देखें तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अभी भी ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए और ब्रेकआउट लेवल जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में हुए उनको सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है मार्केट में जहाँ भी गिरावट थमेगी और मार्केट जहां से वापस से सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट बनाता हुआ दिखेगा, तो ये ग्रुप के स्टॉक्स में हमें लगता है वापस से अपमूव बहुत जल्द कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है और आउट परफॉर्मेंस हमें लगता है कि वापस इन स्टॉक्स में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हालांकि मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर है कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि कंपेरेटिवली अभी भी यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। पूरा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ आप सबसे पहले मेरे को लेवल्स बताइए, क्योंकि वन साइडेड स्लाइड करता हुआ जा रहा है। कुछ आपने शॉर्ट किया है सुबह बाजार, कुछ आपने ट्रेड्स इनिशिएट किए, या इवन स्पेसिफिक ट्रेड की बात कर सकते हैं स्टॉक्स की, अगर आपको इंडेक्स में इस समय कॉल नहीं बन पा रही है तो? अजय, कुछ की सुबह की कॉल हिट हुई है, बजाज फाइनेंस शॉर्ट किया था। अरे क्या बात है, बजाज फाइनेंस शॉर्ट किया था आपने? आप तो हाथी का शिकार कर रहे हैं। एक और बात बोली थी ना, 15,800 तक रुकेंगे और उसके बाद बाउंस बैक आएगा, तो हम वेट कर रहे हैं कुछ कि यहाँ बाउंस आए। फ्यूचर्स तो 15,800 के नीचे चला गया ऑलरेडी कुछ, फिर बताइए जी। क्योंकि ना ही सिर्फ आज की वीकली एक्सपायरी पे, मंथली जो एक्सपायरी है उस पे भी 15,800 विच इज नॉन 500 नॉन 1000 मल्टीपल, इस पे काफी अच्छा एक पुट बेस बना हुआ है। सो अगर कहीं बाउंस आना है, अगर कहीं मार्केट्स को लग रहा है कि स्ट्रेंथ है, तो यही एक लेवल है जो टेस्ट हो सकता है। वरना एज हैज बीन द थीम, राइट, हम गैप डाउन खोलेंगे फॉर ऑल 15,500 विच इज द नेक्स्ट की सपोर्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स और पुट बेस के हिसाब से भी, एंड फ्रॉम देयर ऑन वी कुड टेक मार्केट्स टू न्यू टेरिटरीज। तो ये एक जरा सा कंसर्न रहेगा। आई थिंक एक्सपायरी और जो पुट बेस है उसी के चलते मार्केट 15,800 आज रिस्पेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी इतने बड़े गैप डाउन के बाद, बिकॉज स्ट्रक्चरली हमारे वहां चीजें इतनी खराब नहीं है, मार्केट शायद बाउंस कर सकते हैं, बट वाजंट टू बी। तो ये एक जरा सा चिंता का विषय रहता है। 15,800 का जो लेवल है ये फ्यूचर्स में तो देखिए ब्रेक हो ही गया है, काफी समय से हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट कैश पे जब तक हम होल्ड करके चल रहे हैं तब तक एक उम्मीद रहेगी कि मार्केट्स यहां से बाउंस करेंगे और शायद 1600 16,100 तक आएंगे। वरना अगले जो पुट बेसिस हैं दैट इज एज आई सेड अराउंड 15,500 एंड 15,000 लेवल्स। कुछ ये तो लेवल्स आपने बताए, अभी आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है ये बताइए। जी हाँ, दो कॉल्स है, पहला है बाय और दूसरा है सेल। देखिए बाय साइड पे अभी भी देयर आर पॉकेट्स फ्यू एंड फार इन बिटवीन, लेकिन हम यही सलाह देते हैं कि भाई गिरते हुए मार्केट्स में जब एवरीवन इज सेलिंग, आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बाय करते हैं दैट इज द टाइम दैट यू गेट रिवॉर्डेड द मोस्ट। एक स्टॉक ऐसा है जो ऐसे मार्केट में भी पॉजिटिव खड़ा है, विच इज KEI इंडस्ट्रीज। काफी समय से हमने इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखा है और आज भी इस स्टॉक में हम एक बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। इस फॉल
स्टॉक ने ना कभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया ना उसके पास गया, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है कंफर्टेबली और अभी भी इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। सो केईआई इंडस्ट्रीज एक बाय कॉल रहेगा। ध्यान रहे ये इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से हैं। यहाँ पे मेरा टारगेट होगा 1320 का और स्टॉप लॉस 1170 का लेके चल सकते हैं। जो मेरा दूसरा कॉल है दैट इज अ सेल कॉल एंड इट्स ऑन मेटल्स। मेटल्स में हमने जो पिछली बार रैली देखी, एक इंडिकेशन था, एक अटेम्प्ट था रिबाउंड करने का, लेकिन ना उसे डिलीवरी से सपोर्ट किया ना अगले दिन फ्रेश बाइंग से सपोर्ट किया गया और उसके चलते हम देख रहे हैं मार्केट्स मेटल्स में फिर से एक बड़ा सा क्रैकडाउन देखने मिल रहा है। सो इसके चलते मेटल्स पे जरा सा वीकनेस मुझे लग रहा है कंटिन्यू होगा। यहाँ पे जिंदाल स्टील एंड पावर JSPL ये एक स्टॉक है जो फर्दर डाउनसाइड यहाँ से देख सकता है, लेकिन इसके जो टारगेट्स होंगे दैट विल बी अराउंड 440। दो कारण है, पहला इसका पुट बेस वहां पे काफी अच्छा अभी भी बना हुआ है और इसका 200 मूविंग एवरेज जो है वो उस लेवल के पास में आ रहा है। सो 440 के टारगेट से इसे सेल किया जा सकता है। यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये 465 का रहे। देखिए मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है और काफी सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। शॉर्टिंग की अटेम्प्ट्स लोग कर सकते हैं, बट यही सुझाव रहेगा कि टाइट स्टॉप लॉसेस लेके चलिए। जिस तरीके का हमने एक शॉर्ट कवरिंग और एक रिबाउंड आते हुए देखा, देयर इज अ गुड चांस दैट इफ एनी पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर कम्स फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो जो कवरिंग बाउंस है ये भी बहुत शार्प हो सकता है। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो या तो एक कॉल ऑप्शन बाय करके जाइए या अपने स्टॉप लॉसेस बहुत क्लोजली मेंटेन करके चलिए। ऑलराइट, निकुंज भी आ गए। जेंटलमैन स्टे विद अस। देखिए स्क्रीन तो स्क्रीम कर रहा है इस समय, बचाओ बचाओ। 5,800 निफ्टी 15,800 निफ्टी फिर जो चला गया निकुंज, और स्पॉट पे बाकी है। आपकी क्या रीडिंग बता रही है इस समय? अजय, कल एक बार जरूर लगा था कि मार्केट थोड़ा संभल जाएगा, तो व्यू तो हमारा यही था कि भैया शॉर्ट मत करिए और लॉन्ग भी मत करिए। अब अगर तकनीकी तौर से अगर प्राइस डैमेज होता है तो जाहिर है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में लेवल्स को देख करके ट्रेड करते हैं तो 15,800 जहां पर मार्केट 2 बार जा करके 3 बार जा करके संभला है, अगर वहां से नहीं संभलता है तो चिंता का विषय जरूर है। अब देखिए प्रश्न ये है कि आज आप शॉर्ट कर देंगे मगर क्या गारंटी है कल सुबह आप आएंगे तो यूएस मार्केट और एशियन मार्केट ऊपर नहीं खुलेंगे और आप गैप अप में ट्रैप नहीं हो जाएंगे। इस समय मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट ओवरसोल्ड अगर रहता है, 2-3 दिन ओवरसोल्ड ज़्यादा रह जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए जी, कोई रणनीति नहीं कहती है कि आपको रोज ट्रेड करना है। मार्केट में रुख ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ट्रेड करना जरूरी है। और यहाँ पर आप क्रिकेट मैच में अगर आप 20 ओवर्स खेलते हैं तो आपके पास 120 बॉल्स में है जिसमें आपको टारगेट अचीव करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करके खरीदारी करनी है। अगर आप कैपिटल इस समय प्रिजर्व करते हैं और आप अगर एक लूज बॉल का वेट करते हैं तो आपके पास कैपिटल है तो लूज बॉल पे आप छक्का मार देंगे। इस समय कभी इन स्विंगर आ रहा है, कभी आउट स्विंगर जा रहा है, कभी यॉर्कर जा रहा है। एक समय आएगा जब आपके पास एक लूज बॉल आएगी, फुल टॉस आएगी, फुल टॉस पे मारी। ये मार्केट नहीं है ऐसा है। और ये फेजेस आते हैं मार्केट के अंदर, फेजेस आते हैं। 2021 में आपने कुछ भी लिया, आपने पैसा बनाया। बिल्कुल। 2020 में आपने कोविड के बाद लिया तो आपको नुकसान हुआ। 2020 में मई में यू वर रिग्रेटिंग दैट यू डिड नॉट बाय मोर। 2020 में यू आर रिग्रेटिंग दैट यू डिड नॉट सेल। तो दोनों मार्केट के अंदर वही है, यही रुख होता है मार्केट का। ये आप कहना चाहिए क्रीज बचाने का, विकेट बचाने का समय, ये क्रीज से बाहर जाके भाई अगर आपको लेना है तो आप 1 रन या 2 रन लीजिए, ओवरनाइट पोजीशंस मत लीजिए। नंबर 2, इसमें भावनाओं में मैच वाला टाइम में, हाँ, भावनाओं में मत आइए। स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन को मैं बुनियादी बातें बता रहा हूँ। जस्ट बिकॉज द स्टॉक हैज फॉलन, देखिए 100 रुपए का स्टॉक 50 रुपए हो गया। सबसे पहले हमारे जो दर्शक बोलते रहे 50% गिर गया और कितना गिरेगा, पर अगर 50 का 25 हो गया वो भी 50% गिरावट है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई, जब मार्केट के अंदर कंपल्शंस टेक ओवर करते हैं तो प्राइस डैमेज होता है। और आई थिंक एक कंपल्सिव सेलिंग इस समय आ रही है। किसी ने नहीं सोचा था युद्ध इतना चलेगा, किसी ने नहीं सोचा था कि महंगाई इतनी बढ़ेगी, किसी ने नहीं सोचा था कि सेंट्रल बैंकर्स इतनी जबरदस्त हॉकिश टोन में बातें करेंगे, और किसी ने कल रात को ये नहीं सोचा था कि हाई डिमांड के बावजूद, हाई इन्फ्लेशन के बावजूद यूएस कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाएगी। शायद अजय आप कल बात कर रहे थे या हमारे सुबह बात कर रहे थे, अगर यूएस कंज्यूमर एक स्पॉइल्ड कंज्यूमर है। आप पहले यूज कर चुके हैं, राइट? एक स्पॉइल्ड कंज्यूमर है। वो हमेशा ज्यादा लेता है, ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर एक बड़ा स्पॉइल्ड कंज्यूमर स्लो डाउन, वो हिचकिचा रहा है तो जाहिर है उसका प्रभाव सीधा पड़ेगा, सीधा ग्लोबल डिमांड पे पड़ेगा,
आईटी सेक्टर पे पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स पे पड़ेगा। बिल्कुल। वॉलमार्ट और टारगेट अगर काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करेंगी तो सीधा डिमांड पर असर पड़ेगा। मैं आईटी पे एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, प्रियंका, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो फैक्टर्स एट प्ले हैं, 5-5.5% इन्फोसिस आज गिरा हुआ है, 1400 आ गया। इंडेक्स आईटी लोग कह रहे हैं कोरिलेटेड है यूएस से, तो वैल्यूएशंस आपको भी वहां पे किस तरह से दिख रहे हैं वर्सेस जो हाई ग्रोथ की बात कर रहे थे 2-3 क्वार्टर? देखिए, पहला चरण जो सेलिंग का आया था, जो मैं उम्मीद कर रहा था, वो था हाई रिचली प्राइस ग्रोथ स्टॉक्स। ठीक है। उनमें पहले चरण में सेल ऑफ क्यों आया? बिकॉज पी मल्टीपल्स ऊपर थे, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगी, नीचे आ गया। तो उस समय एक बार लगा कि ये जो सेलिंग है ये केवल उन टेक स्टॉक्स में है, उन स्टार्टअप कंपनीज के अंदर है जो कि कैश बर्न करती हैं, जहाँ पे कैश फ्लो नहीं होता है। फिर सेकंड लेग में सेल ऑफ आया आपके फैंग स्टॉक्स में, जिनके अंदर कैश की प्रॉब्लम नहीं है, उनके पी मल्टीपल भी सस्ते हैं। एप्पल हो गया आपका, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। उसके बाद इंडियन आईटी के अंदर और मार पड़ी है। तो इस समय आईटी पर से के अंदर कंप्रेशन हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स वह बेच रहे हैं जो ओन करते थे, आईटी ओन करते थे। तीसरा, मिड कैप आईटी के अंदर जो पी मल्टीपल्स बढ़े थे वो पी मल्टीपल नॉर्मलाइज हो रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि प्री कोविड ग्रोथ क्या थी और पोस्ट कोविड ग्रोथ क्या है। हालांकि कोविड खत्म नहीं हुआ है, मगर मैं समझा रहा हूँ पोस्ट कोविड ग्रोथ क्या है। तो जिन कंपनी के अंदर प्री कोविड ग्रोथ वापस आ रही है तो उनके पी मल्टीपल्स भी प्री कोविड हो जाएंगे। तो ये जो एक हमने चर्न देखा था पी मल्टीपल एक्सपेंशन का, वो नीचे आ रहा है। शायद ये एक प्रमुख कारण है। देखिए जी, इन्फोसिस का पी मल्टीपल, शायद हमने ग्राफिक दिखाया भी था थोड़े दिन पहले, इन्फोसिस का पी मल्टीपल कोफोर्ज से आधा था। बताइए मतलब लीडर है एकदम कंपनी की, लीडर है कंपनी। बताइए हुआ क्यों ये? क्यों हुआ सर? भाई एक अनार 100 बीमार। मार्केट के अंदर तो वही होता है ना, वही तो मार्केट, इसीलिए मार्केट को हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में भावनाएं होती हैं। बफेट साहब क्या बोलते हैं, एक वेइंग मशीन है जी, आज अच्छा कल खराब। तो ये मार्केट के अंदर चक्र आता है, परिवर्तन आता है। हम रैप करने से पहले एक और उदाहरण देते हैं। आज सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर कौन सा है? आईटीसी। शायद यह स्टॉक है जिसको डिजिटल पे, ट्विटर पर 2021 में मजाक बना था, तो आज वही सेवियर है। इंडेक्स नीचे होता है। आप देखिए कितनी कमाल की बातें हो रही हैं। अडानी साहब की जो वेल्थ है वो 100 बिलियन के ऊपर हो चुकी है। युद्ध का सीधा असर पड़ा है, बेनिफिशियरी कोला है उनके पास। रिलायंस 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर माल नहीं बना है। बिल्कुल। पर यूएस के अंदर कई बिलियनर्स वापस मिलियनर बन गए। इस प्रकार की गिरावट है। चक्र यहाँ भी शुरू हो गया है। बिलियनर्स तो वेरी क्विकली इफ टू रैप इट, निकुंज, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो एडजस्टमेंट चल रही है शायद प्री कोविड लेवल्स की एक एडजस्टमेंट, ये एक रीजन हो सकता है। प्लस दूसरी बात है, जब वैल्यू का कंफर्ट आएगा वहां तो स्पेसेस बूम कर सकते हैं, राइट? जी हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि आपकी इकोनॉमी, एक मैं अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग। बिल्कुल। सॉफ्ट लैंडिंग होती है जी, आप गिरते हैं बस संभल जाते हैं। हार्ड लैंडिंग होती है, धड़ाम से गिरेंगे आप, जोर से आवाज आती है। तो अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग है वो समय ही बताएगा हमें। पॉवेल साहब ने कहा है कि वो ट्राई करेंगे सॉफ्ट लैंडिंग, पर गारंटी नहीं करेंगे। जब हार्ड लैंडिंग होती है तो धड़ाम से गिरते हैं। तो हार्ड लैंडिंग के अंदर जब भी हिस्टोरिकली हुआ है तो मार्केट के पी मल्टीपल्स काफी नीचे होते हैं। यहाँ पे तो हार्ड लैंडिंग स्क्रीन पे देखिए निफ्टी में गया 15 जी गया। ये तो हार्ड लैंडिंग आज होने वाली है। और अगर ये हार्ड लैंडिंग होती है इकोनॉमी की तो पी मल्टीपल और नीचे जाएगा, और अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो हम शायद वहाँ पहुँच रहे हैं। अब क्या होगा देखिए जी, ये बोलना इस समय इसलिए मुश्किल है बिकॉज इतना डेटा पॉइंट इस समय आ रहा है। अब चाइना थोड़े दिन में खुल जाएगा, क्या होगा बता दीजिए। तो इस समय एक मैक्रो ट्रेड, एक माइक्रो ट्रेड, वह सब आना पड़ेगा। कुल मिलाकर के देखिए जी, रणनीति अगर आप ट्रेडर हैं तो संभल कर रहिए। इतना हमें नहीं सोचना चाहिए, रणनीति पे फोकस करना चाहिए। ओवरनाइट पोजीशन मत लीजिए, शैलो ट्रेडिंग करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। अगर ट्रेडिंग करना है तो उन क्षेत्रों में करिए जो कि डोमेस्टिक ड्रिवन है, ग्लोबल ड्रिवन नहीं है। देखिए मेटल्स गिर रहे हैं, आईटी गिर रही है, एक्सपोर्टर्स गिरेंगे। डोमेस्टिक के अंदर मुझे जो ट्रेड लगती है आने वाली है, आने वाली आई नहीं है, कंज्यूमर स्टेपल्स। बिल्कुल। निकुंज, शुक्रिया इस घंटे। मैं सोच रहा था मंच मुझे कंज्यूमर स्टेपल्स के अच्छे लगते हैं। नहीं जी, देखिए कंज्यूमर स्टेपल, देखिए सिंपल उदाहरण की बात है। अगर पाम ऑयल के प्राइसेस 10% नीचे आ चुके हैं, जी हाँ, कल मैं पढ़ रहा था कि मिल्क प्राइसेस ग्लोबली हैव कम डाउन।
कुछ भी युद्ध के अंदर कहीं भी परिवर्तन हुआ तो सीधा व्हीट नीचे आएगा, सीधा राइस नीचे आएगा और अब आएगा नीचे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? फूड कंपनीज को, एफएमसीजी कंपनीज को। और शायद इसीलिए कंज्यूमर कंपनीज इतनी गरीब नहीं है आज। अगर आप FMCG मुझे लग रहा है ट्रेड आ रही है, एफएमसीजी जो है आपकी वो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो ट्रेड आ रही है। वो अगर आप पूछे कि इस अगले सेकेंड हाफ की ट्रेड क्या है, तो इस समय आईटी खतरनाक है, फार्मा डेंजरस है, मेटल से दूर रहिए, शायद थोड़ा बहुत ऑटो, मेटल गिरेगा तो ऑटो को बेनिफिट है, और एफएमसीजी महंगे हैं, बस सुनते रहिए, इग्नोर करिए। सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। सिर्फ वॉच लिस्ट में बाजार को फिलहाल रखा आएगा। देखिए मानसी, एक तरफा बाजार कभी नहीं करता है, पर आज तो देखिए, आज तो रुकने का नाम नहीं ले रहा और गिरावट सबसे ज्यादा हाथ। तो 15,800 बड़ा सपोर्ट है जिसे हमने यहाँ पर नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो देखना होगा आगे के लेवल्स क्या होंगे। बिल्कुल। अब हम कहाँ जाएंगे? अभी हम डायरेक्टली शरद के पास जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शरद हमें सीधा डीलिंग रूम से बाजार का हाल बता रहे हैं, और वहां पर भी कुछ लोग हैं जिनसे वो बातचीत करेंगे और बाजार की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। शरद, ओवर टू यू, बताएं कौन से डीलिंग रूम में है, पहले ये तो बताइए शरद। जी बिल्कुल, जो माहौल जो है देखा जा रहा है थोड़ी सी संगीन ज़रूर है, लेकिन हम जो है यहाँ पे डीलर रूम पे आए हैं प्रभुलाल लीलाधर में, और यहाँ पे सरित से हम पूछेंगे यहाँ पे कि ओवरऑल मार्केट की जो सेंटिमेंट चल रही है वो कैसी चल रही है, और आप बताएंगे कि आपके जो एवरेजिंग देखने मिल रही है कि मार्केट में फेयर और बढ़ी है। तो ये FIS की तो सेलिंग जो है वो आ रही है इस वाले सेल ऑफ में, जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थोड़ा बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स का भी मार्जिन पोजीशनिंग लाइट हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स के जो SIP इन्फ्लोज है बस वो बाइंग हो रही है उनकी मार्केट में। और जो मार्जिन्स की जो कोई बात हो रही है तो उसमें HNI सेगमेंट, रिटेल सेगमेंट, इसमें क्या चल रहा है? तो उसमें ये जो न्यू एज टेक लिस्टिंग वाले स्टॉक्स थे उसमें तो डेफिनेटली प्रेशर आ रहा है रिटेल तरफ से। और अभी हम लोग से जुड़ते हैं अमीषा मैम से, और ये MD हैं प्रभुदास लीलाधर की। मैम जरा बताइए आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? तो हमने जो 2 साल की इतनी अच्छी तेजी देखी, जो फेड के एकदम एक्सपांशनरी बैलेंस शीट और पॉलिसीज के चल के बहुत सी लिक्विडिटी और रिटेल पार्टिसिपेशन पे बनी हुई थी, आई थिंक वो अभी डेंट हो गई है, बिकॉज ना इंटरेस्ट रेट यहाँ से ज़्यादा घट सकते हैं, ना लिक्विडिटी बढ़ सकती है। ये दोनों चीज़ कॉन्ट्ररी होने वाली है, एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट या लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट एंड यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ही बुरी तरह से वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छे करेक्शन में बाजार है, बट जिस तरह से अगर हम 3 से 5 साल का इंडिया का व्यू ले तो ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, बिकॉज इंडिया यहाँ से बहुत ही अच्छा इमर्ज होके आएगी, बोथ बिकॉज ऑफ देयर PLI schemes, because the bank balance sheets are so good at this juncture, and even आज जो IT shares इतने थ्रेशिंग ले रहे हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से कोई भी ETF सेलिंग होगा ग्लोबली नेस्डेक के फॉल के पीछे पीछे जो थोड़ा चलेगा, बट ये एक अच्छा करेक्टिव जोन देगा, क्योंकि डिजिटाइजेशन के अलावा किसी के पास कुछ रास्ता है ही नहीं। तो जब भी वैल्यूएशन करेक्टिव होंगे तो बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, कैश जनरेटिंग है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को जो अभी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ये वेल्थ क्रिएशन में, टू मेक देयर पोर्टफोलियोज ओवर नेक्स्ट 3 to 6 months। और एक और रूम से ऑफकोर्स वॉल्यूम्स पे एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है रिटेल साइड से, और आज मार्केट्स में ब्लीडिंग देखने मिल रही है। तो हमारे साथ जुड़े हैं रवि। तो रवि जरा बताइए वॉल्यूम्स पे क्या चल रहा है? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अनिश्चितता का माहौल तो है, और विदेशी बाजारों में जिस तरह गिरावट कंटिन्यूसली चल रही है, जब तक कुछ स्थिरता नहीं आएगी अपने भारतीय बाजार भी इसी तरह रहेंगे, और उसी के मद्देनजर वॉल्यूम्स काफ़ी गिरे हैं। सो थोड़ा स्थिरता आने के बाद ओके, तो प्रभुदास लीलाधर के डीलिंग रूम से शरद लाइव हमें बताते हुए कि बाजार पर यहाँ पर PL यानी कि प्रभुदास लीलाधर में जो लोग हैं, अमीषा वोरा हैं, उनका क्या मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सुशील केडिया भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सुशील, गुड आफ्टरनून। बाजार में जिस तरह से हमने बीती रात ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखी, उसके बाद ऑफ कोर्स RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जो आते हुए दिखे वो भी काफी हॉकिश रहे, भारतीय बाजार की शुरुआत इतनी बुरी होती हुई दिखी है, वीकली एक्सपायरी है, क्या लगता है आपको? अभी तो पैसा लग रहा है। शौक लग रहा है। अभी तो पैसा लग रहा है। बोलिए सुशील जी, बताइए नजरिया आपका। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले निकुंज को सुन रहा था बहुत सटीक शब्दों में,
और बहुत ही स्पष्ट बात उन्होंने कही, पर उनकी बात को थोड़ा सा मरोड़ूंगा, चुस्की नहीं ले रहा हूं। वो जो रणनीति शब्द के बारे में कह रहे थे ना, तो एक प्रकार की रणनीति ये भी होती है कि आप रणनीति दौड़ जाओ बाजार से। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना इस वक्त मतलब कोई सिर पैर नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। इंट्राडे में कभी कोई पैटर्न समझ में आ गया, आपने ले लिया। ये 2-3-4 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करने के अंदर में भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बट एक मीडियम टर्म होराइजन पे अगर हम व्यू बनाते हैं, इंडेक्स को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें सफिशिएंटली पोटेंट पैटर्न्स है कि अगर हम प्रॉब्लम ये, हम अपने इंटेलेक्ट को सस्पेंड नहीं कर पाएंगे। बुद्धिमान नहीं होना जीवन की कठिनता है, और बुद्धिमान होना और ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि फिर हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इंटेलेक्ट से। पर ये बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस तो ऑलरेडी एक हायर बॉटम आज बना रहा है, बजाज फिनसर्व ने चलो एक और नया लेवल नीचे का तोड़ दिया। तो जिन स्टॉक्स को हम भूल गए थे 7-8 महीने में करीब कितनी बुरी तरह से टूट गए, यहाँ से अगर इनमें 30-35% तक का उछाल आ जाए, तो जैसे आईटीसी एक मीम बन गया था 210-20 पे, और 270-80 की परिकल्पना हास्यास्पद हो चुकी थी, तो उसी प्रकार से कहीं, ठीक है वो एक बहुत ही बड़ा मीम हो गया था कि इन्वेस्टर को कुछ मिल ही नहीं रहा है उसमें। तो अगर मैं पैटर्न्स के हिसाब से चलूं और तर्क वितर्क और कुतर्क में ना पड़ूं, तो मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी यहां से बेच के कोई सस्टेनेबल ट्रेंड मिल जाए, ऐसे पैटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं ज्यादा। बॉक्सिंग मैच चल रहा है और आके कोई ने और 3-5% कोई स्टॉक को कूट दिया नीचे, तो एक सस्टेनेबल पैटर्न नहीं जिस पर मैं यहाँ से एंट्री कर सकूं। एक आकस्मिक ठुकाई जिसको कह देते हैं ना, बॉक्सिंग के मैच में कोई ने 3-4 जड़ दिए कस के, तो उस तरह से अगर स्टॉक्स को धक्का मारा जा रहा है, और इंडिविजुअल कुछ स्टॉक्स में जैसे मान लीजिए बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व दिखे मुझे, या अगर मैं टाटा केमिकल्स पर आऊं, तो मुझे लगता है कि अब ये नए हाई की तरफ बढ़ सकता है। टाटा पावर भी नए हाई की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। रिलायंस में काफी सस्टेनेबल स्ट्रेंथ दिख रहा है, बाकी हेवीएस्ट वेट है इंडेक्स पे, तो आज इंडेक्स के साथ साथ ये भी पुल्ड डाउन है। तो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ लेके बेच पाने के पैटर्न्स अभी भी दिखते हैं, और अगर हम निफ्टी के ऊपर ही, चूंकि उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसी वक्त अगर मुझे निफ्टी पे कोई फैसला करने के लिए कहा जाए, तो मैं कहूंगा कि ऑलरेडी इतना जब टूट गया, तो आज का या अभी का भी तो बेचना नहीं है। पर आज बाजार बंद होने के पहले अगर इसने 15,800 के ऊपर का बंद दे दिया, तो मैं लास्ट में कुछ ना कुछ लेके ही जाऊंगा, और अगर कल खुलते के साथ 15,800 के ऊपर है, तो आज का जो भी लो रहेगा उसको स्टॉप लॉस लगा के मैं निफ्टी में वापस लेने का ही दाव लगाऊंगा। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। तो ऐसे में अब जब बाजार में सेलिंग के मौके आप कह रहे हैं दिख नहीं रहे हैं, इंडेक्स पर इस वक्त ट्रेड करना थोड़ा सा बड़ा रिस्क है, तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कहीं? हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ अभी पिक्चर दिख रहे हैं, पर 15,800 के ऊपर आप ले जाइए, निफ्टी को अभी बंद होने के पहले हम ले लेंगे। मार्केट में जो 5% के करेक्शन रोज आ रहे हैं, क्योंकि आप ग्लोबल इंडिसेस भी देखते हैं, वहां कुछ पता चल रहा है कितना कैपिचुलेशन चलेगा? और नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ग्लोबल इंडाइसेस पे भी ये जो इतना शार्प सेल ऑफ आया। देखिए, आपसे बात करते करते वही निफ्टी वाली बात है, दूतरफा बात है, पर गिरते चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए, इसे पलटने देते हैं। पर अगर ये अभी 3870 के ऊपर S&P आज दिन भर में कभी भी चली जाती है, 3867 है, 3-4 पॉइंट, और नहीं गई तो हो सकता है और 20 पॉइंट घट जाए, तो वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। पर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अभी जो मायूसी के साथ हम बैठे हैं, और निकुंज की बात पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल रहा हूँ, रणनीति यहाँ से भाग जाओ, क्या पता वापस दांव जम जाए, और शाम को अमेरिका का बाजार जब तक एक्टिव हो, हम बिल्कुल वापस जितनी रफ्तार से गिरे लास्ट 1-1.5 दिन में, करीब वो सारा का सारा फॉल हम अगले 2-3 दिन में रीगेन कर जाए, तो ओवरसोल्ड, डीपली ओवरसोल्ड मार्केट है। और फिलहाल के लिए अगर ये मान लीजिए हम अपने निफ्टी टर्म्स में 1 मिनट के लिए वापस लौटते हैं कि अगर 15,800 के ऊपर आज बंद दे देता है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये सोचूंगा कि एक बार 16,800 आ जाए, और वो भी एक झटके में नहीं आएगा। ये 500 पॉइंट बढ़ेगा, 300 घटेगा, फिर 700 पॉइंट बढ़ेगा, तो 1000 पॉइंट की रैली बन सकती है। पर अगर 15,670 के नीचे गया, तो फिर 15,000 का बाजार हो जाएगा। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आपको जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जो रूपी डॉलर पर अभी हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दिया जाता है ट्विटर पर,
बहुत ज्यादा ज्ञान दिया जाता है कि हम पागल हैं, और जितना ज्यादा ज्ञान जब मिलता है तो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस उतना बढ़ जाता है। देखिए रुपी डॉलर की चार्ट असंभव नहीं है कि ये 78 के ऊपर नहीं जाएगी, तो जब तक ये 78 के ऊपर नहीं जाती है और हमारे को कोई रिवर्सल एंट्री मिल जाती है अगले 1-2 दिन के अंदर ही, तो ये बिल्कुल 77-80 वाला इतनी रफ्तार से 76 हो जाएगा कि इस वक्त वो सोचने में बड़ी अटपटी लगेगी बात, और 76 टूटा तो 74 हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में ये जो चार्ट बनी है रुपी डॉलर की, अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा सकूं, देखिए लॉन्ग टर्म में जो रुपी डॉलर की जो चार्ट बनी है, ये जो रैली आई है 2021 की, 2021-22 में, ये करेक्शन का ही हिस्सा है, जो करेक्शन यहाँ से शुरू हुआ था। पर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड इतना स्ट्रांग है डॉलर का रुपी के खिलाफ, लॉन्ग टर्म में हमें डेप्रिशिएट ही होना एज एन इमर्जिंग मार्केट करेंसी, ये थ्रस्ट एक बार उसने अपवर्ड्स ले लिया, पर यहाँ से रिवर्सल आ गया तो 74.5 तक, और 74.5 तोड़ दिया। तो इस कठिनाई के माहौल में कोई या तो पहलवान या नादान ही बोलेगा कि 72 भी हो सकता है, तो अभी हम 74 की बात करेंगे, और अगर वो पिक्चर बन गया तो 16,800 पे भी हो सकता है, वापस निफ्टी नहीं बेचेंगे, हम 17,800 की बात करना शुरू कर देंगे। तो एकदम हम एक टर्निंग पॉइंट के नादान बनना बेहतर है। जो नादान बन के जिएगा बाजार उसको पहलवान बना देगा, जो पहलवान बनेगा बाजार उसको नादान पक्का बनाएगा। तो मार्केट एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के फलक्रम के बीच में है। एक आध दिन रुकते हैं, या तो ये 15,670 तोड़ दे, या ये 15,800 के पर वापस घूमे, तो 15,670 का स्टॉप लॉस लगा के 1000 पॉइंट तेजी करेंगे। ऑलराइट सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने व्यूज के लिए। निकुंज भी वही कह रहे थे कि बेसिकली जिस्ट यही है आप दोनों की बातों का कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, पहले आप क्रीज बचाइए, विकेट बचाइए, आपको सॉफ्ट बॉल मिलेगी तब चौके छक्के मारेंगे। तो आगे चलते हैं और एक स्टेप बैक लेते हैं मार्केट से, और एक इंपॉर्टेंट इशू को आज एड्रेस करते हैं जो डायरेक्टली मार्केट से शायद इंपैक्ट नहीं करता है, लेकिन बिजनेस और कारोबार के क्षेत्र को बहुत जबरदस्त इंपैक्ट करता है। इनफैक्ट लास्ट कई सालों में वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म जो सारे एफआईआईज ने, डीआईएस ने जिसको सराहा है, वो है जीएसटी। और जीएसटी में आज एक जीएसटी के पूरे मुद्दे को लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इंटरेस्टिंग खबर, एक बड़ी अनाउंसमेंट की। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज ये टिप्पणी आई है, उनका कहना है कि राज्य जीएसटी काउंसिल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस मामले में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इस मैटर को समझने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरे जीएसटी के अस्तित्व को क्वेश्चन कर सकता है, तो अगर जीएसटी पे क्वेश्चन मार्क बनेगा तो नहीं पूरे बिजनेस कम्युनिटी पे बनेगा, बिजनेस कॉर्पोरेट इंडिया पे बनेगा, और उसके बाद मार्केट पे बनेगा। राजेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे कॉलीग, और ये बताने के लिए कि इसका मतलब क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी है, और फिर हम कुछ और एक्सपर्ट्स को भी अपने बातचीत में शामिल करेंगे। सो राजेश जी जरा समझाइए इसको हमारे लिए एक बुनियादी तौर पे कि किस तरह की टिप्पणी आई आज। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मूव किया था। फैसला ये था गुजरात हाईकोर्ट का कि जीएसटी काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन के जरिए रिकमेंड किया था कि एक इंपोर्टर थे, उनके इंपोर्टर पे एडिशनल जीएसटी लगा दिया गया था उनके फ्रेट के ऊपर। पहले जबकि उन्होंने जीएसटी पे किया हुआ था इंश्योरेंस का, फ्रेट का, और प्लस जो ओरिजिनल जीएसटी सामान ला रहे थे उसके सर्विसेज के लिए। इस पर इनका ये कहना था, गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा था कि वो कोई भी नोटिफिकेशन के जरिए जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सरकार एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकती है। उस फैसले के अगेंस्ट केंद्र सरकार जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य और केंद्र दोनों ये सक्षम है कि वो कानून बना सकें, और उनके कानून को बनाने के हक को कोई रिकमेंडेशन एक जीएसटी काउंसिल नहीं, तो इसमें कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं। बिल्कुल, और इसी को लेकर काफी कंफ्यूजन हुआ कि जीएसटी काउंसिल जो है वो बनाया गया था जीएसटी एक्ट के तहत, और जीएसटी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने भी पास किया था, और उसके बाद सारे राज्य ने उसको इंडोर्स भी किया था, हर राज्य के असेंबली से उसे इंडोर्स किया गया था। अगर ऐसा होता है तो अगर जीएसटी काउंसिल का कोई फैसला होता है टैक्स स्ट्रक्चर को लेके कि किसी पर्टिकुलर वस्तु पे कितना टैक्स लगाया जाए, क्या हर राज्य अलग अलग ऐसा कर लेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल हम पुराने फिर वैट स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। जैसे आप देखिए कि पेट्रोल पे वैट नहीं है तो कोई राज्य पेट्रोल पे 33% का टैक्स लगाता है, कोई 16%, कोई 0%। तो अगर वैसे स्ट्रक्चर में चले जाएंगे तो वन नेशन वन टैक्स की
क्वेश्चन ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जीएसटी एक्सपर्ट संजीव मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। ये संजीव मल्होत्रा दरअसल जीएसटी के, इन्होंने जीएसटी में कई किताबें भी लिख चुकी हैं और संजीव मल्होत्रा जी सरकार के जीएसटी पैनल में भी थे जो इन्होंने कानून बनाया था। तो सबसे पहले तो सर संजीव मल्होत्रा जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस एक्ट का मतलब जीएसटी काउंसिल पे कितना पड़ेगा। आप जैसे कि मेरी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई तो आपने कहा था प्री रिक्विजिट होगा जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन कानून बनाने के लिए, लेकिन क्या अगर कोई राज्य अलग कानून बना ले तो उसका क्या मतलब होगा? सबसे पहले इसको एक बेसिक चीज को समझ लीजिए। जीएसटी काउंसिल एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेट करना है या पार्लियामेंट ने या असेंबली ने, लेकिन लेजिस्लेट करने के लिए जो रिकमेंडेशन देनी है वो जीएसटी काउंसिल ने देनी है। अब सवाल आप ये एक पैदा कर रहे हैं कि क्या जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन को मानना पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए बाध्य है? वो बाध्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। कहने का मतलब ये कि अगर जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है, पार्लियामेंट और असेंबली उसको नहीं मान सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बिना भी लॉ बना सकती हैं। ये बात बिल्कुल कतई सच नहीं है, कारण पूरे लॉ में उन्होंने ये यूज किया है मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। हर किसी काम करने से पहले उनको जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। अगर वो नहीं मानती, अगर लेजिस्लेशन के टाइम कोई डिस्कशन में ऐसा मुद्दा उठ जाता है जो कि जीएसटी काउंसिल ने जो रिकमेंड किया उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो सरकार को जीएसटी काउंसिल में दोबारा आना पड़ेगा, रिकमेंडेशन का रिव्यू लेना पड़ेगा। तो रिव्यू रिकमेंडेशन वो फिर पार्लियामेंट में या असेंबली में लेके जाएगी, लेकिन ये कतई नहीं कर सकती जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड नहीं किया वो सरकार उस पर कानून बना सके। ये काम कभी नहीं हो सकता। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन लेने उनको जाना होगा, लेकिन फिलहाल जो अभी है कि जीएसटी काउंसिल में सारे फैसले कंसेंसस से हुए हैं, लेकिन ऐसे फैसले कई राज्य जो हैं जीएसटी काउंसिल के फैसले के विरुद्ध बाहर आके टीवी कैमरे पे बोलते हैं कि हम उसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये चीज वो होने लगेगा ज्यादा तो क्या राज्य जो है वो फिर से अपना कानून बनाकर उस फैसले को बदल नहीं सकते हैं? अगर इस फैसले की भी बात करें, इसमें उसने ये कहा कि ये सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं था। कहने का मतलब जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया, लेकिन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस किसकी है, पार्लियामेंट की या असेंबली की? वो कहता उनकी कॉम्पिटेंस में नहीं था ये नोटिफिकेशन इशू करना, तो ये नोटिफिकेशन अल्ट्रा वायरस है। तो इस पे जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सवाल नहीं उठा। सवाल उठा कि सरकार को इस पे लेजिस्लेट नहीं करना चाहिए था, ये उसकी कॉम्पिटेंस में नहीं है। कॉम्पिटेंस क्या था, क्वेश्चन क्या था कि जो एक एक्सपोर्टर जो देश के बाहर बैठा हुआ है, जब वो फ्रेट पे करके आपको गुड्स को भेज रहा है, क्या वो जो फ्रेट कंपोनेंट है जो बाहर से लेके इंडियन कस्टम्स तक का जो फ्रेट कंपोनेंट है उस पर टैक्स लग सकता है कि नहीं लग सकता? सरकार ने उस पर 5% टैक्स लगा दिया। अब ये क्वेश्चन ये था कि क्या ये सरकार इस पर टैक्स लगा सकती है एक एक्सपोर्टर पे जो कि देश के बाहर बैठा है, और जो फ्रेट पे हो रहा है वो पे हो रहा है देश के बाहर की जर्नी से पे। अब क्वेश्चन ये था कि सरकार इस पे टैक्स लगा सकती है, तो कोर्ट ने यह माना था सरकार इस पे टैक्स नहीं लगा सकती, ये सरकार के दायरे में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया भी ये सरकार के दायरे में नहीं आता, इस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ये बेसिक क्वेश्चन सेटल किया है। और एक ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा है कि ये जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है ये परसुएसिव है, बाइंडिंग नहीं है। अब ये लेजिस्लेटिव पावर में था या नहीं था, ये चेक पार्लियामेंट ने करना था या असेंबली ने करना था, जीएसटी काउंसिल का ये दायरा नहीं है। आपने काफी एक्सप्लेन करके समझा दिया हमारे दर्शकों को कि जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन जो है वो राज्यों पे बाध्य होगा, क्योंकि प्री रिक्विजिट होगा। राज्य कोई भी कानून बनाने से पहले अगर एग्री नहीं करते हैं तो उन्हें जीएसटी काउंसिल में जाना होगा। चलिए राजेश जी और मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ये एक्सप्लेन करने के लिए। इन बाजार की तरफ वापस जाते हैं हम, एक और स्पेशल एनालिसिस लेके आएंगे जल्दी ही अपना आईटीसी वर्सेस लुपिन थोड़ी देर में, लेकिन कुछ राजेश और समित हमारे साथ हैं और 15,800 पे सपोर्ट लेके रिबाउंड आ गया है मार्केट में, बहुत शानदार, मतलब 25-30 पॉइंट का रिबाउंड आया। पता नहीं कहाँ लास्ट करेगा, 15 मिनट 20 मिनट रह गए। क्या ट्रेड लेके जाने चाहिए लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में? राजेश पहले आप एक बार बताएं, समित और खुश, तीनों से पूछता हूं मैं। राजेश आप बताइए, किस ट्रेड लेके जाएंगे आप?
ये जी मिक्स बिहेवियर है मार्केट का। कुछ स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही, तो हम कुछ स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए फोकस करेंगे। वो पहला स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, वो कैपली पॉइंट का। ये स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना और थ्रू आउट द वीक में देखें तो 14% का गेन है। और जिस तरीके से आज के सेशन में इतने डाउन फॉल में भी मार्केट में देखें तो ये स्टॉक में 9% के आसपास की गेन कैपली पॉइंट में आज के सेशन में भी देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से स्टॉक में आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है, तो ये स्टॉक को बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। और शॉर्ट साइड में हमें लगता है कोटक बैंक का स्ट्रक्चर अब यहाँ पे थोड़ा वीक होते हुए लग रहा है, तो कोटक बैंक पे हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे एसटीबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोटक बैंक फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। 1780 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 1805 का, और लोअर साइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 1755 तक के। तो कैपली पॉइंट पे बीटीएसटी की सलाह है और कोटक बैंक पे शॉर्ट करने की सलाह है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कोटक बैंक को आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, बाजार आप वीक देख रहे हैं। बैंक्स भी इस वक्त कुछ ही सेलेक्टिव काउंटर्स है जिस पर बाय रिकमेंडेशन थी, लेकिन वहां पर अब कोटक बैंक भी आपको वीक दिखाई दे रहा है। सुबह नरेश ने भी ये स्टॉक दिया था, लेकिन चलिए अब देख लेते हैं कि अब 15,800 के बाद एक बार नीचे तो वहां पर नीचे तो फॉल करा, लेकिन उससे ऊपर रिकवर भी हो गया। 15,800 बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर समित, और उसे बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी के लिए तो जो एक बार फॉल आया था उसको तो रिस्पेक्ट कर दिया। कितनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग दिख रही है आपको? अब क्या पोजीशंस चेंज हुई हैं? खुश, आर यू देयर? खुश बता सकते हैं सवाल, नहीं तो हमें कुछ। आप तो सुबह इंतजार भी कर रहे थे कि 15,800 पर एक बार अगर यहाँ से डिप होता है तो आप वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे, तो क्या आप यहाँ से खरीदारी के मौके बनते हैं? जी बिल्कुल। 15,800 जैसा मैंने बताया था, वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी पे काफी अच्छा बेस अभी भी बना है। लेकिन जिस जिस स्पीड से मार्केट नीचे आया है, और हमने जरा सा भी कहीं बाउंस इंडेक्स लेवल पे बात कर रहा हूं, हमने जरा सा एक बाउंस नहीं देखा। ये एक चिंता का विषय है। अगर हम स्पेसिफिकली बीटीएसटी की बात करें या एसटीबीटी की बात करें इंडेक्स लेवल पे, तो मैं अभी वो ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की गैप अप और गैप डाउन हम देख रहे हैं has very little to do with how our market setup is. अगर यूएस में आज फिर डाउ 2% नीचे होता है या 1% नीचे होता है, हम ये 15,800 के लेवल के एटलीस्ट नीचे ही खुलेंगे। तो ये एक चिंता का विषय है। तो बीटीएसटी पे ना ध्यान दीजिए। इंडेक्स को फिलहाल आप एज अ बैरोमीटर ही वॉच करिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है, उसमें ध्यान रख के चलिए। दैट शुड टर्न आउट टू बी मोर फेवरेबल। साथ ही क्विकली ये भी बता दीजिए, लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड, ऑलमोस्ट 20 मिनट अब बचे हैं बाजार बंद होने को। कोई बीटीएसटी या फिर बाजार पर और कोई स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया? जी अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ, बीटीएसटी तो पर्टिकुलरली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट केईआई इंडस्ट्री पे बाय और जिंदाल स्टील पे मैं सेल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। एक और काउंटर है, एक और स्टॉक है जहां पे अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। हम जानते हैं उसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ अभी भी है, और एफएनओ का काउंटर भी है, दैट इज HAL। इस मार्केट के फॉल में भी इस स्टॉक में उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी गई। इनफैक्ट अगर आप सारा ही डिफेंस पैक देखें, BDL, HAL, BEL, इनमें उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। इनफैक्ट मार्जिनल डिक्लाइन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक एफएनओ का काउंटर होगा जो मैं वॉच करूंगा यहां से। पोजिशनली अगर मुझे ट्रेड लेना है, देन दिस इज वन स्टॉक आई विल कीप ऑन माय रेडार। मार्केट जरा सा संभले तो यहां से डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है, जो स्टॉक को 1750 के जो लेवल्स हैं वहां तक फिर से लेके जा सकता है। 1625 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वो मेंटेन करके चलिए। लेकिन बीटीएसटी के हिसाब से नहीं, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से करिए। और अगर आप डेरिवेटिव पोजिशंस ओवरनाइट ले जाते हैं तो पुट्स बाय करके या कॉल बाय करके, डिपेंडिंग ऑन योर पोजिशन, अपनी पोजिशंस हेज करके चलिए। दैट वुड बी a sincere recommendation. Got your point, ठीक है खुश। अब यहाँ से हेज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किसी तरह की वन साइडेड स्ट्रैटेजी बाजार में इस वक्त दिख ही नहीं रही है। हमारे साथ एक और टेक्निकल एक्सपर्ट है, अब हमारे साथ विजय हैं। विजय रजानी है हमारे साथ। विजय, गुड आफ्टरनून। आप कैसे मार्केट पर व्यू बना रहे हैं? यहाँ पर 15,800 बड़ा एक सपोर्ट आपको भी लगता है? Yeah, I would like to correct my name. My name is Vinay Rajani. जी सॉरी, विनय। अच्छा जी विनय जी बताएं। जी बेसिकली अभी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हुआ है, और जो बाउंस देखा था, जो जबरदस्त बाउंस इस वीक की शुरुआत में हमने देखा था, वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि फिजल आउट हो गया, और अभी वापस से डाउनसाइड का ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। अभी देखने जाए तो आप जैसे बता रहे हो 15,800 पे सपोर्ट है, तो डेफिनेटली सपोर्ट है। अगर हम बाय फरवरी का लो और अभी रिसेंट लो जो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था 15,740 के करीबन, उसको जोड़ते जो ट्रेंड लाइन बनाते वो एग्जैक्टली आज के लो के आसपास ही आ रहा है। तो करीबन 15,800 पे या 15,750 की रेंज में सपोर्ट तो है,
लेकिन जिस तरह का सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द सेक्टर हमने देखा है, उसके चलते ज्यादा चांसेस यहाँ पे डाउनसाइड का ट्रेंड कंटिन्यू होने की चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन के दौरान BTST नहीं करना चाहिए। सपोर्ट के पास है नो डाउट। लास्ट फ्राइडे को हम मिले थे, तब भी 15,750 चल रहा था, तब मैंने रिकमेंड किया था कि शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज का जिस तरह का क्लोज आ रहा है उसके, और जिस तरह की इंटेंसिटी है, जिस तरह के IT सेक्टर्स में गिरावट है और मेटल सेक्टर में गिरावट है, उससे चलते लग रहा है ऑटो सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग था उसमें भी सेलिंग हो रही है। तो आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम टू गो लॉन्ग। बेसिकली थोड़ा वेट कीजिए, और मेरे हिसाब से 15,740 का जो सपोर्ट था वो आने वाले दिनों में टूटने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड गोइंग शॉर्ट स्टॉक स्पेसिफिक, और पुट के जरिए करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर वापस से ट्रेंड रिवर्स होता है। लेकिन द चांसेस आर हायर दैट मार्केट विल गो डाउन फ्रॉम हियर। चांसेस हायर कि मार्केट विल गो डाउन फ्रॉम हियर। चलिए किसी एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हैं जो पूरी जान लगा के बाजार को रोकने की कोशिश करते हैं। संजीव हसीन हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये पूरा मामला तो ग्लोबल हो गया है, इंडियन ट्रेडर इन्वेस्टर के हाथ में कुछ है नहीं ज्यादा, ऐसे में स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? कैपिचुलेशन होगा? हाँ, गुड आफ्टरनून अजय जी। कैपिचुलेशन तो है, कैपिचुलेशन ओवरप्लेड है, और वो आपको यूएस में भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। Now what we need is a catalyst. A catalyst will come in hindsight. But I cannot but think of any bad day when 7% IT index falls, which is the prima donna. और अब ये लास्ट हाफ एन आवर में आपको पता है एक्सपायरी है तो रिलायंस को नीचे कर दिया। But I still think I stick my neck out that we should see some sort of stability. And I am not in the camp which is saying for a further fall, at least on the Indian context. I think we should be looking for an upside, and that we will see over the next few days. So I am very, very confident next few days the course changes, and this bottom of 15,700 to 800 should have held. Now I can give you some calls which I think should play out in the next week, 10 days well. जी बिल्कुल, बताएं संजीव जी। तो पहले तो आप सुबह भी DLF कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ DLF के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 315-16 में लीजिए, 307 का स्टॉप लॉस, 335 का टारगेट। दूसरा, निफ्टी की 16,000 की कॉल लीजिए आप, ये अगले हफ्ते की है, जिसका भाव अभी चल रहा है 94-95। दैट इज 16,000 कॉल ऑफ निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी एट 95, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 45। इसमें 200 या 250 रुपए आ सकते हैं। सो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट 16,200 कैन बी रिक्लेम्ड। एंड थर्ड वुड बी बाय M&M at 882, स्टॉप लॉस ऑफ 860, टारगेट ऑफ 925। ऑलराइट वसीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आज 15 मिनट रह गए, आपके साथ कम समय बिता पा रहे हैं बाजार बंद होने में। बट एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आज हुआ, ITC को अगर आप देखें सिर्फ आज ही नहीं गिर रहा है, जब ऐसे टाइम में जब 600-500 पॉइंट तो इंडेक्स डाउन है, ITC एक्चुअली 52 वीक हाई पे नहीं है, 2.5-3 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गया है 275। ऐसे बाजार में वन साइडेड रैली वो है। आज 3% दिख रहा होगा आपको, बट अगर आप लंबा ग्राफ देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये 3-4 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गया है ITC। दूसरी तरफ लुपिन में अगर आप देखें तो वो 3-4 साल के लोएस्ट लेवल पे आ गया है। लुपिन आज 7-8% डाउन है, बट आपको याद होगा 3-4 साल पहले 2100 रुपए का भाव हुआ करता था। ऐसा क्या हुआ लुपिन में, क्या बात बिगड़ गई इतनी ज्यादा, और ITC में क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ऐसा जो बात बनती चली जा रही है, ये एक डिटेल्ड एनालिसिस डिम्पी कालरा हमारे लेके आए हैं हमारे साथ। डिम्पी बताइए, कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? खुशी से करेंगे अजय, क्योंकि सारी स्क्रीन में आपको बहुत दुख और गम दिख रहा होगा, इसलिए पहले खुशी से ही शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो खुशी है मार्केट की वो तो आपको ITC से मिलेगी। एक पुरानी कहावत है, जो बिल्कुल नहीं चलता था अब चलने लगा है, वो है ITC। ये अभी आपने बात बिल्कुल ठीक की है, पिछले 3 साल के लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। हमने ये जो चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया है, अगर आप बिल्कुल इस तरफ के कॉर्नर को देखेंगे, जो बिल्कुल एट द वेरी लास्ट ऑफ दिस कॉर्नर है, ये पहले 3 साल पहले का चार्ट था। अब आप देखिए पूरे 3 साल के अंदर बाजार ने भले रिकवरी दिखाई हो, कहीं से कहीं पहुंचाओ, लेकिन ये अपनी हाथी अपनी तरह से चलता गया और अपने से 3 साल के लेवल को ब्रेक कर दिया। वजह क्या है, क्यों ITC अब चल रहा है, क्यों इस तरह के फॉलिंग मार्केट के अंदर अपने 3 साल के लेवल को ब्रेक कर रहा है? पहला कारण आपकी स्क्रीन पर है, एग्री, होटल, पेपर कारोबार, जो इसके जो कोर कारोबार में से साइड से जुड़े हुए कारोबार जिसको हम कहते हैं, वहां पे जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इसका वैसे तो कोर बिजनेस सिगरेट का ही है। दूसरा, 1 महीने में ITC, सिर्फ 1 ही महीने के अंदर ITC 4.5% चला, इसकी अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ बता रहा है, जबकि निफ्टी 6%
2% टूट रहा था, बाजार के बिल्कुल उलट आईटीसी चल रहा है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से बनता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एफआईज की खरीदारी, एफआईज जहां पे 2% बढ़े हैं बकायदा पिछले एक साल के अंदर, जहां पे एफआईज की सेलिंग को सब लोग दोष दे रहे हैं, लेकिन आईटीसी के अंदर एफआईज सेलिंग बाइंग हुई है और करीब 2% के आसपास की हुई है। पिछले एक महीने में आईटीसी का जो वायदा बाजार है वहां पे बकायदा खरीदारी हुई है, 45% से ज्यादा डिलीवरी है, यानी कि लोग अपना माल अभी भी नहीं बेच रहे हैं और उसका डिलीवरी में हमने 5 डेज, 15 डेज, 20 डेज भी चेक किया है, वहां पे किसी तरह की कोई खास हमको दिक्कत नहीं दिख रही है। तो ये आईटीसी को लेकर था। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा दुख वाली बात बता देता हूं, वो ल्यूपिन है। एक्चुअली ल्यूपिन के अंदर भी दिक्कत हो रही है। ये जो ल्यूपिन का अभी आप चार्ट देख पा रहे हैं और इसके अंदर आपको दो चीजें आपको दिख रही होंगी जो मैं बिल्कुल एट द वेरी टॉप आपके सामने लेके चल रहा हूं। ये वो वाला हिस्सा है जब इसके भाव 2100-2200 रुपए के आसपास हुआ करते थे, और ये वाला हिस्सा वो है रेड मार्क जहां पे हुआ है, यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला ने अपनी होल्डिंग बेची है और अब हम उससे भी नीचे हैं, यानी कि 2100 गया, फिर 1200 गया और हम 600 की कैटेगरी में ल्यूपिन है। दबाव क्यों है, दुख का कारण क्या है ल्यूपिन का, एक एक करके आपके सामने है। अमेरिकन बिजनेस इसका कोर बिजनेस है, वहां से करीब एनुअल बेसिस पर 5 से 8% का लॉस हो रहा है, और अगर क्वार्टर बेसिस पर देखो तो करीब 10% का लॉस हर बार ये उठाती हुई दिख रही है कंपनी, इसका कोर बिजनेस में से एक है। वहां पे मार्जिन पे भी इनको दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में कंपनी का जो मार्केट कैप है 28,000 करोड़ रुपए से कम हुआ है इसका मार्केट कैप। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पिछले 2 साल में राकेश झुनझुनवाला का जो मैंने आपको मार्क करके रखा है वहां पे करीब 2% उन्होंने अपनी होल्डिंग बेच दी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्टार इन्वेस्टर्स जिसको हम टिपिकली मार्केट के अंदर कहते हैं वो भी इस शेयर से बाहर जा रहे हैं, तो फिर बचाएगा कौन। चौथी बात, एफआईज की भी होल्डिंग 4% कम हुई है पिछले 3-4 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 4% एफआईज ने भी माल बेचा, जबकि इसके बिल्कुल उलट आईटीसी के अंदर एक ही साल के अंदर 2% की खरीदारी होती हुई दिखी है। और अब आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, 70% ये शेयर टूट चुका है लेकिन सहारे का नाम नहीं है। तो ल्यूपिन दुख वाला है और खुशी का कारण आईटीसी है। ये एक एनालिसिस था आपके सामने। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग रिपोर्ट डिम्पी। ल्यूपिन और एक तरफ आईटीसी जो 3 साल के उच्चतम स्तर पर है, वैल्यू दिखती है अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, और जिसके चलते आप देख रहे हैं इस बाजार में भी सुबह ये 3.5% से ज्यादा, अब भी 3.5% की तेजी, वॉल्यूम 7.5 करोड़ के वॉल्यूम्स आज आईटीसी में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आईटीसी के सारे बिजनेसेस से, सभी सेगमेंट से ग्रोथ भी अच्छी रही, जो उसके रिजल्ट्स आए, और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ा ट्रिगर टोबैको कारोबार भी है जो अब ईएसजी थीम के चलते नॉन इन्वेस्टमेंट रैशनल रखा जाता था, लेकिन अब वहां पर भी व्यू बदलने का समय आ गया, जिस तरह से अब रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इस पर। चले बाजार में आखिरी लास्ट 12-13 मिनट और किस तरह के ट्रेड्स होने चाहिए। क्या यहाँ पर डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन डिफेंसिव स्ट्रैटेजी की बात करें तो फार्मा स्पेस में भी आपको ज्यादा इस टाइम कोई ट्रेड्स नहीं दिखाई दे रहे। मिड कैप, स्मॉल कैप, कहाँ वैल्यू अभी भी दिख रही है, क्या यहाँ कोई और ट्रेडिंग के मौके विजय आपके हिसाब से होंगे? Again saying my name is Vinay. Yeah, so डेफिनेटली मार्केट में ट्रेडिंग के मौके हैं। पिछले 15-20 मिनट में हालांकि रिकवरी आ रही है नीचे के लेवल से, बट मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब भी पूरा दिन मार्केट में फॉल रहा हो, ड्यूरिंग द डे, थ्रू आउट द डे सेलिंग रही हो, और 3 बजे के बाद अगर थोड़ी बहुत रिकवरी आए तो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है शॉर्ट पोजीशंस में, लेकिन फिर बाद में नेक्स्ट डे मार्केट उसी साइड पे रिज्यूम करता है जहां पे पूरा दिन आज के सेशन में रहा है। तो मैं भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउनसाइड की मूव रह सकती है। और स्टॉक स्पेसिफिक तो एटलीस्ट मुझे कुछ स्टॉक शॉर्ट के लिए दिख रहे हैं, जैसे कि अशोक ले लें। अशोक ऑटो सेक्टर में पिछले दिनों अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन अभी ऐसे सेक्टर्स जो अभी तक नहीं गिरे हैं वो गिर सकते हैं। काफी सारे सेक्टर्स में हमने ब्रेकडाउन देखे थे, लेकिन ऑटो सेक्टर में आज के दिन में बहुत दिन के बाद अब एक वीकनेस दिखी है। तो अशोक लेलैंड का मई का फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं 122 रुपए 50 पैसे के करीबन। स्टॉप लॉस आपका 125-50 का होना चाहिए और डाउनसाइड में टारगेट 117 का होना चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं गैप डाउन गैप अप के वजह से, तो आप अशोक लेलैंड का 120 का पुट ले सकते हैं। दूसरी जो रिकमेंडेशन है वो भी सेल साइड के है, एफएमसीजी स्पेस में से डाबर इंडिया में भी हमने 5 दिन के कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन आता दिखा हुआ है। और रीसेंट जो दूसरी जो एफएमसीजी कंपनीज है उसके हिसाब से इसका रिलेटिव सेटअप वीक लग रहा है चार्ट पे। तो डाबर का मई का फ्यूचर 491 के करीबन आप शॉर्ट कर सकते हैं। 500 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और डाउनसाइड में टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 475। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो डाबर का 490 का पुट लेके जा सकते हैं मई महीने का। तो ये दोनों शॉर्ट साइड की सलाह है और 1 से 2 दिन का नजरिया होना चाहिए।
तो लेकिन दिए ट्रेड्स आपने सारे शॉर्ट साइड के हैं, एफएमसीजी पैक पे भी शॉर्ट लगता है और ऑटो पैक जहां पर हम फिर भी एक बुलिश व्यू देख रहे थे पिछले थर्सडे से ही, वहां पर अब शॉर्ट्स उस स्पेस पर भी अब आपको शॉर्ट के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विनय ऐसे में क्योंकि शुक्रवार को जिस तरह का बाजार हम छोड़ के जा रहे थे, काउंटर ट्रेड वालों ने जरूर उसमें पैसे बनाए होंगे, मंडे ट्यूसडे जिस तरह के बुलिश व्यूज आए। वी अंडरस्टैंड कि ग्लोबली अभी किस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स आप देखें तो लगभग 500 पॉइंट्स आपको नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई काउंटर ट्रेड बनता हो जो आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया इन 2 दिन में, वहां पर किसी तरह का कोई काउंटर ट्रेड लिया जा सकता हो, या फिर इस तरह के कोई सिग्नल्स ही नहीं है, द बेटर इज टू स्टे अवे? बेटर इज टू स्टे अवे। हम टेक्निकल्स में हम लोग वी डोंट यूजुअली कैच द फॉलिंग नाइफ। अगर इन्वेस्टर हैं, फंडामेंटल व्यू ले रहे हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो बट ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं नहीं जाना चाहूंगा, स्पेशली आज की जिस तरह की सेलिंग मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड देखिए। लास्ट वीक जैसे आपने बताया हम फ्राइडे को मिले थे तो काफी सारे लोगों का मानना था कि शॉर्ट करके जाना चाहिए, बट मेरी सलाह ये रही थी कि 15,750 के करीबन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता है और वहां से ही घूमना चाहिए। तो वैसा ही हुआ, उसके बाद बाउंस आया, बाउंस सस्टेन नहीं किया और वापस से डाउनसाइड का ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि वी शुड नॉट कैच अ फॉलिंग नाइफ एंड रिमेन विद द ट्रेंड। सो आई वुड नॉट रिकमेंड एनी स्टॉक इवन इन द लार्ज कैप इफ इट इज अगेंस्ट द ट्रेंड। तो मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, इनफैक्ट आई वुड अवॉइड। आज होम इंप्रूवमेंट थीम पर भी आपको एक प्रेशर दिख रहा है। आपको डिफेंस स्पेस जहां पर आपको अच्छी बेट्स दिख रही थी, बीईएल, एचएएल, वहां पर भी अब आपको वीकनेस दिखाई दे रही है। ऐसे में सीमेंट स्पेस से आप एसीसी, अंबुजा, वहां तो शायद एक डील का एक इम्पैक्ट होगा, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट वो तेज आपको दिखाई दे रहा है। और कुछ स्पेसेस में जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस में एनबी वेंचर्स एक स्टॉक है, क्योंकि ये स्टील पैक भी है इसमें, लेकिन ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस में इस वजह से आज ये गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एनबी वेंचर्स पर क्या व्यू रहेगा कुश, अगर आप ये ट्रैक करते हैं तो? जी हाँ, एक्चुअली आज का जो उसका मूव है काफी स्ट्रांग है और एक नया ब्रेकआउट स्टॉक ने यहाँ पे दिया है। बस यही कंसर्न एक रहेगा कि जो ये स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है ठीक उसी पे ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ सेशंस पहले एक स्टॉक स्टॉक ने एक अच्छे ट्रेंड के बाद एक जो रिवर्सल दिया था वो इसी लेवल से दिया था और उस लेवल को आज ये स्टॉक नहीं क्रॉस कर पाया है। लेकिन जिस तरह का इसका इंडिकेटर सेटअप है और जो ये स्ट्रेंथ आज के दिन में बता रहा है, आई एम प्रीटी श्योर देयर मस्ट बी सम न्यूज जिसकी वजह से ये चल रहा होगा। शायद डिलेड रिजल्ट इंपैक्ट भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का इसका टेक्निकल सेटअप है और जो इंडिकेटर्स यहाँ से हमें टर्न अराउंड होते हुए दिख रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद यहाँ से स्टॉक में थोड़ा दमकम है यहाँ से ऊपर जाने का। सो 190 195 के जो जोन्स हैं, दीज कुड बी द टारगेट्स फॉर दिस स्टॉक इन द कमिंग डेज। और कोई यहाँ पे बाय करे तो इतने बड़े मूव के बाद एक स्टॉप लॉस जो है वो 170 169 के आसपास का लगा के चलिए। एक क्विक अपडेट मैं देना चाहूंगा जहां हम एचएएल के भी बात कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक इन द लास्ट 15 मिनट्स और सो अबाउट 20 रुपीज का मूव आया है इन एचएएल। तो डिफेंस पैक ऑलरेडी हम जानते हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम है इसमें, फॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये कुछ पैक्स होंगे जहां पे इन्वेस्टर्स ध्यान रख सकते हैं। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू गो ऑल आउट एंड बाय, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको देते रहेंगे एज एंड व्हेन द मार्केट्स कीप फॉलिंग एंड द प्राइसेस कीप करेक्टिंग। राइट, एब्सोल्युटली। इस बीच अगर आप सारी आज कॉल्स एंड पुट्स को देखें तो इंडेक्स में तो आपको अच्छी खासी सेलिंग कॉल्स में दिख भी रही है। 15,900 15,800 तक की कॉल्स में सेलिंग है, ऊपर की कॉल्स में तो सेलिंग है ही। सिर्फ एक जहां लॉन्ग पोजीशंस आपको कॉल साइड पे दिख रही है वो आईटीसी का काउंटर है, यानी आईटीसी यहां से भी फर्दर बुलिश बेट्स ली जा सकती हैं। विनय, आप ऑप्शन के जरिए अगर आईटीसी में ट्रेड करना चाहेंगे तो कौन सी स्ट्राइक आपको फेवरेबल लगती है अब भी, जिसके प्रीमियम अभी भी इतने हाई ना हो? मुझे लग रहा है कि इन द मनी ही देखना चाहिए। 275 का कॉल ऑप्शन देख सकते हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ जबरदस्त बंद आ रहा है और प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस क्रॉस किया। प्रीवियस स्विंग हाई जो था वो करीबन 273 का हाई था, अभी 276 ट्रेड कर रहा है। तो अभी जिस तरह का माहौल है और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है उसमें मैं आउट ऑफ द मनी ज्यादा चूज नहीं करूंगा। 275 का कॉल ऑप्शन आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू ट्रेड लॉन्ग ऑन विद द ट्रेंड। रिलायंस का चार्ट भी देखना चाहिए। राजेश, एक बार आप रिलायंस को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको फिर भी 2600 के कॉल में थोड़ा सा एक्शन तो देखने को मिल रहा है। क्या किसी तरह का कोई बाउंस दिखा सकता है, फिर एक डेड कैट बाउंस ही होगा ये?
नहीं, देखिए रिलायंस को अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी स्टेबल स्ट्रक्चर है। काफ़ी सेलिंग प्रेशर को उसने 2470 2450 के जोन में एब्जॉर्ब किया है, तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से पुल बैक के चांसेस बन सकते हैं। अगर रिलायंस में यहाँ पे किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के थ्रू लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है 2500 का कॉल को यहाँ पे देखना चाहिए। 35 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट को एट ऑल कहीं रिकवरी देनी तो रिलायंस का यहाँ पे हमें लगता है पार्टिसिपेशन आते हुए दिख सकता है। देखें तो मार्केट में एक लोअर साइड से वापस एक पुल बैक भी बना है, वापस हम 15,800 के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक्सपायरी के जो एडजस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं, और 15,800 के जो पुट राइटर्स उन्होंने अपना इस वॉल को डिफेंड करके यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड जरूर बनाया है। तो रिलायंस में 2500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है 35 रुपए के आसपास से, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें करीब 25 रुपए का। हमें लगता है रिलायंस में यहाँ पे पोटेंशियल है, वापस से एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है, और ये ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए 55 रुपए तक के। और अगर आप इजाजत दें तो एक स्टॉक और यहाँ पे अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो है वेल्सपन कॉर्प का। ये स्टॉक में देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और थ्रू आउट द सेशन देखें जिस तरीके की बाइंग थी स्टॉक में, 209 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भी हमें लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। प्रीवियस स्विंग हाई 220 तक के थे, वहां तक की अपसाइड इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 205 के स्टॉप लॉस से वेल्सपन कॉर्प को भी बाय किया जा सकता है। राइट, वेल्सपन कॉर्प एक्सपोर्ट भी करता है यूएस यूके मार्केट्स में, और आज आप ये इम्पैक्ट इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बाहर के टारगेट और वॉलमार्ट के वीक गाइडेंस के बाद कई सारे इंडियन काउंटर्स को इफेक्ट पड़ता है, जिसका एक शायद बेनिफिशियरी वेल्सपन कॉर्प, उस पर आप एक इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। शुक्रिया राजेश हाईलाइट करने के लिए। राजेश, एक बार सिप्ला और सन फार्मा, आई थिंक आपकी सन फार्मा कॉल भी थी शायद सुबह, यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? क्या यहाँ पर थोड़े बहुत आप पोजिशंस देख रहे हैं लॉन्ग साइड पे? तो देखिए प्रियंका जी, स्टॉक पे जरूर हायर साइड से करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी भी हम देखें तो ये स्टॉक अभी भी 100 डे 200 डे कुछ ही सिलेक्टिव स्टॉक है। अगर हम देखें जो 200 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से सन फार्मा भी एक ये स्टॉक है। तो हमें लगता है स्ट्रेंथ तो इसमें बनी हुई है, मार्केट के प्रेशर के चलते थोड़ा सा डिप मिला है, बट हमें लगता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे पोजीशन बाय कर रहे हैं तो 870 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है ये स्टॉक में वापस से जैसी मार्केट में रिकवरी का ट्रेड बनेगा, ये स्टॉक 920 930 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। और सिप्ला में भी देखें तो 920 का स्टॉप लॉस रखें जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है या करंट लेवल पे लॉन्ग कर रहे हैं। अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, 960 970 तक की अपसाइड मार्केट में जैसी रिकवरी बनेगी तो दोनों स्टॉक्स में अपसाइड का ट्रेड आते हुए दिख सकता है। ऑलराइट, कुछ एक बार आप अदानी पोर्ट्स का चार्ट देखें और उस पे बताएं क्या यहाँ पर किसी तरह को कोई व्यू बन रहा है? श्योर। जी हाँ, देखिए काफी शार्प सेल ऑफ हमने देखा था, रिकवरी हम देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चिंता का विषय इसमें ये है कि ये अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो जब तक ये अपने एवरेजेस के ऊपर नहीं आता, जहाँ के जो इसके लेवल्स हैं वो करीब 750 के आसपास के बन रहे हैं, जब तक ये उनके ऊपर नहीं आता, एक फ्रेश लॉन्ग इसमें इनिशिएट करना जरा सा रिकमेंडेड, आई वुडंट रिकमेंड इनिशिएटिंग अ लॉन्ग पोजीशन टिल इट क्रॉसेस 750। तो जरा सा वॉचफुल रहिए, वॉच लिस्ट में ऐड करिए, बाउंस होगा तब इसमें एक नई रैली की शुरुआत होगी, तब हम इसे ऐड करने के लिए कंसिडर करेंगे। राइट, नो प्रॉब्लम। बाजार में हमने देखा है कि जब जब एक सारे सेक्टर्स पे सेल ऑफ दिखता है, डायरेक्शन बाजार को समझ नहीं आती, तो उन स्पेसेस में थोड़ा बाउंस बैक दिखता है जो जिनका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है, जैसे रेटिंग एजेंसीज के स्टॉक्स, क्रिसिल हो, केयर रेटिंग हो। केयर रेटिंग सुबह के आज बाजार में अच्छी खासी बड़ी मूव दिखा रहा था, अभी फिलहाल थोड़ा करेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर भी आप एक बहुत क्विक व्यू अगर कुछ केयर पे आप दे पाए, केयर रेटिंग्स पे। जी बिल्कुल, स्ट्रक्चरली अगर मैं देखूं पिछले समय से तो पिछले कुछ महीनों से तो नेगेटिव है, एक बेस बना रहा है स्टॉक इन्हीं लेवल्स के आसपास, और इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। 450 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास रेजिस्टेंस रहेगा, यहां से फ्रेश बाइंग अगर इनिशिएट करते हैं तो 415 के स्टॉप लॉस लेके चलिए फॉर अ टारगेट ऑफ 450। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल। चलिए अब डायरेक्टली मानसी के पास चलते हैं फॉर द क्लोजिंग।
बिल्कुल, तो क्लोजिंग है और फाइनली वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो आज की शुरुआत जो है सोमवार का ट्रेडिंग सेशन याद दिलाकर करना चाहूंगी। सोमवार को बाजार में सपोर्ट्स दिखे थे, मंगलवार को बाजार ने तेजी पकड़ी थी, लेकिन जितनी तेजी मंगलवार को बाजार ने पकड़ी थी, आज गुरुवार को उतनी ही गिरावट हावी होती हुई दिखी। ग्लोबल सेंटिमेंट्स बेहद खराब, एफआईआई की सेलिंग इंटेंसिटी लगातार बढ़ती हुई और इन तमाम संकेतों के बीच आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जो आते हुए दिखे, हॉकिश स्टांस वहां पर आता हुआ दिखा, सीधा असर भारतीय बाजार पर एक बड़ी गिरावट के तौर पर लगता हुआ। इंडेक्सेस जो है लाल निशान के साथ आज दिन भर ट्रेड कर रहे थे, संभलने की कोशिश करने की यहाँ पर काफी हद तक इंडेक्सेस ने की। स्टॉक स्पेसिफिक भी हमने देखा कुछ हद तक बीच में एक्शन दिखा, लेकिन फाइनली जब क्लोजिंग हो रही है तो हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव जो है हावी होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, एकमात्र ऐसा स्टॉक जिसकी चर्चा लगातार मीम्स के जरिए होती है, आईटीसी। अब वक्त आ गया है कि इस स्टॉक की जो तेजी है, इस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है, इस स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है, वो तमाम लोग समझे। अच्छे नतीजे और नतीजों के ठीक बाद हमने देखा आईटीसी में बढ़िया परफॉर्मेंस आज के सत्र में, और आज के सत्र में ये परफॉर्म कर रहा है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि विपरीत एक्शन है, बिल्कुल ऑपोजिट है, बाजार की चाल बेहद खराब है और ऐसे में आईटीसी का स्टॉक परफॉर्म करता हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी नतीजे दिन के दौरान आते हुए दिखे, गुड सेट ऑफ नंबर्स, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, और इसका एक इम्पैक्ट था जो कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में भी देखने को मिला। फार्मा स्पेस ही आप अगर देखें तेजी के बीच कामकाज करता हुआ और धीरे धीरे स्लोली इवेंचुअली तेजी है जो पकड़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे ड्रैगर्स, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स, ये तो कुछ तमाम स्टॉक्स में बता रही हूँ, लेकिन बिकवाली जो है तमाम स्टॉक्स में आज सुबह जब ओपनिंग देखी निफ्टी स्पेस में, निफ्टी 50 में आईटीसी को छोड़ 49 स्टॉक्स जो थे गिरावट ही देख रहे थे, और क्लोजिंग के वक्त भी यही स्थिति है। चलिए फाइनल क्लोजिंग लेवल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए 52,792 के लेवल्स पर करीब 1400 अंकों की कमजोरी के साथ सेंसेक्स में क्लोजिंग, निफ्टी में 15,830 के लेवल्स, 400 अंकों की कमजोरी, और साथ ही बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव ही झेलते हुए, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स बुरी तरह से लुढ़कते हुए। अब चलिए नई सीरीज की शुरुआत कल होगी, तब बाजार का ट्रेंड कैसा रहता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल्स हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेट रहे हैं, आप बने रहें ईटीनाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।